वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन सिंधी में। इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के विषय में बात करने वाले हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि के नियम क्या क्या होते हैं। हम लोग विसर्ग संधि को 2 या 3 वीडियो में पूरी समाप्त करेंगे। इसके सारे नियमों को पढ़ेंगे। इसके लगभग 7 नियम है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग विसर्ग संधि क्या होती है, किन स्थितियों में विसर्ग संधि होती है। जब विसर्ग क्या होता है, सबसे पहले आहा की मात्रा को ही विसर्ग कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक, इसको आहा की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि कब होती है, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न हो या कहिए उससे जो नया शब्द बने उसी संधि को क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जब विसर्ग से स्वर या व्यंजन का मेल हो, पहले वाले पद के अंत में विसर्ग होगा, उसके बाद चाहे स्वर रहे चाहे व्यंजन रहे कुछ भी रहे वह विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आएगा। तो विसर्ग संधि क्या होती है, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी विसर्ग संधि की, विसर्ग के साथ क्या, यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से या स्वर या व्यंजन का मेल हो तो जिससे जो विकार उत्पन्न होता है या जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या परिभाषा बनी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या, विसर्ग संधि कहते हैं। इतना आप याद रखेंगे तो आपको विसर्ग संधि की परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, बस इतना आपको याद रखना है विसर्ग संधि में। यदि पहले विसर्ग हो बाद में स्वर या व्यंजन हो तो उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब इसके नियमों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है, जब विसर्ग संधि के बाद चा या छा आए, क्या चा या विसर्ग के बाद चा या छा आए तो उसका क्या हो जाता है, शा हो जाता है, क्या, शा। फिर वही विसर्ग के बाद जब टा या ठा आए तो उसका क्या हो जाता है, शा हो जाता है। वही जब विसर्ग के बाद ता या था आए तो उसका क्या, सा हो जाता है। यही पहला नियम विसर्ग संधि का यही है। ठीक, इतना आप याद रखिए। इसकी परिभाषा आप अपने आप बना लेंगे। आसान शब्दों में इसकी परिभाषा बनाइए, क्या होगा, जब विसर्ग के बाद चा या छा आए तो उसका सा हो जाता है। कौन सा सा, सीटी वाला सा। ठीक, या कहिए तालव्य सा। फिर विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो उसका क्या, मूर्धन्य सा हो जाता है या कहिए षटकोण वाला सा हो जाता है। फिर विसर्ग के बाद ता या था आए तो उसका कौन सा, दंत सा हो जाता है। परिभाषा देखिए, यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए, क्या चा या छा आए या चा या छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। टा ठा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है और ता था हो तो शा हो जाता है। यह कौन सा नियम है, पहला नियम है। इसका हम लोग अब उदाहरण देखते हैं। क्या, निधन चय। तो देखिए आ के साथ क्या है, चा है ना, तो चा छा के साथ कौन वाला सा है, सीटी वाला सा है। तो इसको क्या हो जाएगा यार, निश्चय। ठीक, फिर निधन छल तो क्या हो जाएगा, चा छा, देखिए दोनों में यही वाला सा है ना, क्या हो जाएगा, निश्चल हो गया। देखिए विसर्ग की जगह पे ये वर्ण आएंगे, तीनों सा कहां आएंगे, विसर्ग की जगह पे। ठीक, देखिए हमने इसीलिए बनाया है कि विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, यह सा, चा छा हो तो ये वाला सा, टा ठा हो तो ये वाला सा, ता था हो तो ये वाला सा हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए निस्धन तार, तो ता था के साथ क्या, कौन सा सा होता है, दंत सा या साधारण सा, सादा सा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, निस्तार। ठीक, निधन तार बराबर निस्तार। यहां देखिए वो विसर्ग छा है तो ये सा हो गया, विसर्ग चा है तो ये सा हो गया, विसर्ग ता है तो
देखिए ता के साथ ये, तो निस्तार। फिर धनु धन टंकार, क्या, तो इसमें कौन सा टा के साथ ये होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। इसमें ये वाला सा हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए ततः धन ठकार, तो आहा धन ठा है, टा ठा में दोनों में यही होना है, तो तटस्थ कार। फिर देखिए दुह धन थकार है, तो क्या हो जाएगा, ता था में कौन सा है, दुष्थकार। इतना पहला नियम क्या है, विसर्ग के बाद जब चाचा हो तो विसर्ग के स्थान पे सीटी वाला सा हो जाता है, या कहिए तालव्य सा हो जाता है। वहीं विसर्ग के साथ टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाता है। फिर वहीं विसर्ग के साथ ता या था हो तो विसर्ग के स्थान पे दंत सा हो जाता है, ठीक। इतना आपको याद रखना है, यह परिभाषा बन जाएगी। यह कौन सा है, व्यंजन संधि का पहला नियम हो जाएगा, ठीक। अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखते हैं। जब ई या उ के बाद विसर्ग आए, किसके, ई या उ के बाद विसर्ग आए, तो क्या, और उसके बाद किससे संधि हो, का खा पा फा से, किससे, का खा पा फा से उसकी संधि हो, ठीक। विसर्ग के पहले ई या उ आए और जिससे संधि हो वह बाद वाले पद का पहला वर्ण क्या होगा, का खा पा फा में से कोई एक होगा, ठीक। तो इसको, इसका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा, ठीक। यही आपको याद रखना है, यह व्यंजन संधि का, वो विसर्ग संधि का दूसरा नियम हो जाएगा। कौन सा, विसर्ग संधि का दूसरा नियम, ठीक। तो इसका परिभाषा क्या बनेगी, देखिए, यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद के, विसर्ग के बाद, ये दो बार लिख गया, विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा, का खा पा फा, इन चारों में से कोई एक हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, निधन कपट, देखिए नी के आहर, वो इधर ई है, विसर्ग के पहले ई है, फिर इधर देखिए का है, विसर्ग के पहले ई है फिर का है, तो इसका क्या हो जाएगा, निष्कपट। क्या हो गया, निष्कपट। फिर निह धन पाप है, इसका भी देखिए वही सा होना है, मूर्धन्य सा, तो इसका क्या हो जाएगा, निष्पाप। फिर निह धन फल हो गया तो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। एकदम सरल है विसर्ग संधि, बहुत कठिन विसर्ग संधि नहीं है। निष्फल, क्या, यहां देखिए विसर्ग है, विसर्ग पहले ई है फिर फा है, देखिए इन चारों में से कोई एक वर्ण बाद वाले में होगा, पहले वाले में क्या होगा, ई या उ होगा विसर्ग के पहले, और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श। फिर उ है, देखिए ये तीनों ई का था, ये वाला उदाहरण उ का है, देखिए उ के पहले क्या, विसर्ग के पहले उ है फिर तर है, तो क्या हो जाएगा इसका, दुस्तर। क्या हो गया, दुस्तर हो गया, ठीक। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगली वीडियो हम लोग विसर्ग संधि के और नियमों को जानेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।